अभी वेनेजुएला की बात कर लें फॉर एग्जांपल, और ग्रीनलैंड वगैरह की बात कर लें, तो थोड़ी आपने, अगर आप मुझे सिचुएशन वगैरह बता सकें, जहाँ तक मैंने अंडरस्टैंड किया, तो ग्रीनलैंड के अंदर ना वास्ट रिसोर्सेज हैं, सिर्फ ऑयल के ही नहीं। जो वहाँ पे रिजर्व्स हैं वो दे कैन बी लाइक ऑक्सीजन टू द फ्यूचर वर्ल्ड। जैसे कि कार, इलेक्ट्रिक कार के वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, और बहुत सी रिजर्व्स वगैरह हैं, गोल्ड वगैरह और बहुत सी चीज़ें। इवन इन वेनेजुएला गोल्ड एंड ऑयल इज़ देयर। सो मुझे थोड़ा ना इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा आप अंडरस्टैंड करवाएंगे। मैंने जितनी रिसर्च किया है उसके मुताबिक ये कि वेनेजुएला प्रोबेबली कद्दाफी एंड सद्दाम हुसैन, प्रोबेबली, या फिर इराक में जो इराक वॉर हुई थी, या फिर फॉर एग्जांपल मैं एक एक करके आपको सबकी एग्जांपल दे देता हूँ। वियतनाम वॉर हुई थी तो उसके अंदर यूएसए ने टोटली एक बहाना बनाया था कि उन्होंने एक शिप के ऊपर, वियतनामी शिप्स ने ना वॉर की है, मतलब अटैक किया है उनकी एक शिप पर, जिसकी वजह से उन्होंने वॉर शुरू की थी। और बाद में पता चला था कि ऐसा नहीं हुआ है। इराक में क्या था, इराक में था कि वहाँ पे बहुत उन्होंने ना खतरनाक कोई वेपन बनाया है, और बाद में पता चला था कि वहाँ पे तो कोई वेपन ही नहीं है। और कद्दाफी का था कि वो ना जेनोसाइड कर रहा है, बहुत ज़्यादा मास जेनोसाइड। और बाद में पता चला था कि ऐसा नहीं था, कद्दाफी ने प्रोबेबली ऑयल के लिए ना गोल्ड करेंसी का कुछ किया था। ये था। और अभी यहाँ पे वेनेजुएला में क्या चल रहा है, यहाँ पे इन्होंने यूरो में जो है ना अपना काम शुरू किया था ऑयल के हवाले से। सो व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन differences between them and why US is targeting them? Quite a few differences actually. जो वियतनाम की जंग थी वो असल में अमेरिका और वियतनाम की जंग नहीं थी, वो लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म की जंग थी, कम्युनिज्म की। एग्जैक्टली। जो फिर 1991 में तो ये ख़त्म हो गया सारा। तो अब जो लिबरल डोमिनेंस थी ओवर द वर्ल्ड, जो सेकंड इराक वॉर थी वो उसका हिस्सा थी। लीबिया वगैरह वाला वो जो एक पूरा एक अरब अपराइजिंग चल रही थी, दैट वाज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। अब वेनेजुएला वाला मामला जो है इन सबसे डिफरेंट है। वो जो जंगें थी वो अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म की वजह से थी। ये जो वेनेजुएला वाला मामला है ये अमेरिकन सर्वाइवल इज एट स्टेक। जितना अमेरिका ने पैसा देना है दे डोंट हैव दैट। अगर उनकी सोशल केयर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो शामिल करें, दे हैव टू पे आउट मोर देन $80 ट्रिलियन एंड दे डोंट हैव दैट। ये काम जितने भी एम्पायर्स जो डिक्लाइन पे जाते हैं ना, एंड में वो यही करते होते हैं। दो ही ऑप्शन होते हैं, आइदर क्वाइटली रिसीड इनटू नथिंग जैसा कि ऑटोमन ने किया, और यू हैव वन लास्ट फाइट आउट ऑफ डेस्परेशन। आप एक्सपैंड करने की दफ़ा कोशिश करें, और वो भी सस्टेनेबल एफर्ट नहीं रहती, इसलिए कि यू वेरी क्विकली यू एंड अप इन अ विशियस साइकिल, जो कि रोमन्स ने किया। तो इस वक्त जो अमेरिका कर रहा है वो अपनी सर्वाइवल की वजह से कि ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज ले लो, वेनेजुएला के रिसोर्सेज ले लो, पर फॉर हाउ लॉन्ग, और क्यों तुम्हें लोग लेने देंगे? You see? So the America right now is fighting a fight of its survival and is doing a very poor job. So don't you think कि ये एक जंग का ऐलान है? बिकॉज यू नो अगर आपको इस वाक़े का पता हो कि एक शिप जो थी उसने रशिया का फ्लैग लगा लिया, और वो ऑयल रशिया की तरफ लेकर जा रही थी, एंड यूएसए जस्ट अटैक ऑन इट एंड यू नो सीज्ड इट। सो वाज़न्ट इट अ क्वाइट अटैक? देखिए, इवेंचुअली तो बात जंग की तरफ ही जाएगी, लेकिन ये चीज़ें थोड़े अरसे से कुक कर रही हैं। इवन दो ये बात थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएगी, सो वी वुडंट एक्सपैंड ऑन दैट, कि अमेरिका जिस इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी को फॉलो कर रहा था उसको चेंज कर लिया उसने कम्प्लीटली। फ्रॉम लिबरलिज्म इट शिफ्टेड टू रियलिज्म। लेकिन इसके बावजूद ये जो आपने एग्जांपल दी है, इस तरह की चीज़ें पहले भी एग्जिस्ट करती थी, वो अब भी करती हैं। सो नॉर्ड स्ट्रीम जो रशिया से गैस पाइपलाइन जो है वो लेके जाती थी यूरोप, वो जो बाइडन ने ब्लो अप की थी कुछ साल पहले की बात है, तो उस वक्त वो तो लिबरल पॉलिसी थी, अब तो रियलिस्ट पॉलिसी है। ये तो एंटी लिबरल होती है। आपने जंगें नहीं करनी है, आपने अपने इलाके का सोचना है, बाकी छोड़ दें, एक्सपैंड नहीं करना है, ये वो वगैरह वगैरह। उसको अंदाज़ा हो गया है कि हम ये जो उनके जो पहले पॉलिटिकल अप्रोच थी इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, उसके साथ वो रशिया और चाइना की जो हार्ड स्टेट
रियलिस्ट पॉलिसी है वो उसे कम्पीट नहीं कर सकते, वो एक इनएविटेबल डिक्लाइन का शिकार हो रहा है। तो अब वो क्या चाहता है, रिसोर्सेज कुछ कमज़ोर मुल्कों के उन पर कब्जा करके सर्वाइवल के लिए, नॉट टू एक्सपैंड, ग्रीनलैंड तक अपने आप को बिठा दे कि उसका ख़तरा है कि अगर हम नहीं है तो कोई और आ जाएगा यहाँ पे। हालांकि ये पैरानोया है, और जितने भी बड़े एम्पायर हैं ना वो इनमें पैरानोया का शिकार हुआ करते हैं। सो विच एवर रूट दे टेक इज नॉट वर्किंग आउट फॉर देम, collapse is pretty much what's apparent now. अच्छा, ग्रीनलैंड का तो ये है ना कि इकोनॉमिकली और वॉरफेयर के हिसाब से कि यहाँ पे अमेरिका एक तो रशिया ये है कि रशिया यहाँ से अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह या फिर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स फायर कर सकते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल। सो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि इकोनॉमिक एक ट्रेड रूट ये बन सकता है रशिया या चाइना वगैरह का, कि वो लोग ग्रीनलैंड के एक रास्ता बन रहा है उस तरफ से ट्रेड लेकर गुजरे, तो उस पर भी कंट्रोल करने के लिए एज अ टूल। सो वो ये कर रहा है। तो एक और चीज़, ये प्रोबेबली डेनमार्क के अंदर आता है ग्रीनलैंड, और डेनमार्क एक नेटो का एलाई है। तो इससे क्या अफेक्ट पड़ सकता है, और नेटो के अंदर कोई एक पॉलिसी आई थिंक सो है कि अगर एलाई एक कुछ करे तो आप फिर लड़ सकते हो, इस तरीके से कुछ है। तो Yeah. इससे नेटो break up basically, it can't survive. नेटो Yeah. यही तो वजह है ना कि सिंबॉलिकली यूरोपियन मुल्कों ने अपने कुछ फौजी भेजने शुरू कर दिए वहाँ पे। ग्रीनलैंड तो अमेरिका के तो 100 फौजी वहाँ पे स्टेशन होते ही हैं ना, आई थिंक 100 अराउंड इतने, वो तो सेकंड वर्ल्ड वॉर से हैं ही वहाँ पे। आई थिंक 10,000। नहीं, जो उनके मेन एक एरिया ना कि उनके जो इट्स अ पर्टिकुलर बेस, उसका नाम मेरे जहन में आ जाएगा, पर इन एनी केस जो उसको मैच करने के लिए कोई 12 फौजी भेज रहा है, कोई 2 भेज रहा है, कोई 10 भेज रहा है, वी जस्ट एज अ सिंबॉलिक प्रेजेंस कि हमारी ये है। बट हियर इज अ क्वेश्चन, अगर अमेरिका का ये पैरानोया है कि यहाँ पे वो ना चाइना ना आ जाए, रशिया ना आ जाए, तो फिर नेटो का हिस्सा हो ना। यूरोपियन मुल्कों को तुम वैसे कहो कि अपने 10-10 फौजी भेज दें, सिंबॉलिक प्रेजेंस, तो रशिया के इन सबसे जंग करेगा फिर। ये सिर्फ बहाने हैं, क्योंकि वो यूरोप से भी जान छुड़ा रहा है, यूरोप को बर्डन समझता है अपने आप पे, बाकी दुनिया से भी। यही रियलिस्ट पॉलिसी होती है कि मैं क्यों भाई किसी के साथ और कोऑपरेट करूं, मैं करूंगा तो अपने भले के लिए करूंगा और किसी चीज़ के लिए नहीं करूंगा। सो दैट्स व्हाट द सिचुएशन इज एंड इट्स नॉट गोना वर्क आउट। तो डू यू थिंक कि कुछ सालों में या फिर एक सेंचुरी के अंदर ये डिक्लाइन का शिकार होगा अमेरिका? सेंचुरी इज वे टू लॉन्ग। ओके, सो इसमें रशिया और चाइना का क्या हो सकता है? आई थिंक दे आर इन साइलेंट वॉरफेयर, दे आर डूइंग समथिंग। नए वर्ल्ड ऑर्डर बनेंगे, रीजनल हेजेमनी स्टार्ट होंगी, जो कि नेचुरल ऑर्डर है। सिंगल हेजमोन इट वाज नेवर गोइंग टू वर्क, इट डिडंट वर्क, जो कि 1991 के बाद इन्होंने फोरसी किया था। तो अब अपने अपने इलाकों के चौधरी होंगे। अमेरिका भी ग्लोबल विलेज का चौधरी नहीं बल्कि अपने मोहल्ले का एक रह जाएगा। दैट्स हाउ इट्स गोना बी। सो इसमें मेरा एक आखिरी सवाल है, फिर इंशाल्लाह इसका अख्तिताम करते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सुपर पावर, यस इट इज़ इन्फ्लुएंशियल, बट ब्रिटेन जो था, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल द सुपर पावर इन द 1800s और मे बी प्रोबेबली 1900s अंटिल वर्ल्ड वॉर। सो उससे एक लक़ब था, उसका एक लक़ब था कि जिधर सूरज का रूप नहीं होता, बिकॉज इट हैड सो मच लैंड मास, सो मच रिसोर्सेज। सो वो सब किस तरीके से वैनिश हो गया, और अभी ऐसा ही होता है। आखिरी जब एम्पायर जो डिक्लाइन का शिकार हो गया। एवरेज एज जो होती है ना एम्पायर्स की, वो अराउंड 336 ईयर्स है। अल्टीमेट राज अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात का है। रोमन्स ने कभी नहीं सोचा था कि वो भी इस ऐसे बेघर होके ख़त्म होंगे। हम मुस्लिम्स ने नहीं सोचा था, हमारी कितनी बड़ी एक्सपेंशन थी। फिनिश्ड। उसके बाद यूरोपियंस का इतना बड़ा दुनिया में था, ख़त्म। अब अमेरिका का था, ये भी ख़त्म हो रहा है। सो अब एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर इस सारी राख में से इमर्ज करेगा। And that's how it always goes. Nothing stays forever. Same with the communist ideology. देखिए ना वो कितनी ताकत थी उनमें। 1991 it just took them literally few weeks, चीज़ें रैप अप, ख़त्म, बस ख़त्म हो गया। Yeah. Okay. Yeah. So that's for today.
Inshallah, I will prepare more for the next sessions. Yeah, inshallah. It was such an enlightening conversation. I do thank you for that.